ओके, सो द लास्ट पार्ट इसका बचा था, वो ये बचा था कि कोलिजन होने के बाद, 2 डायमेंशन में कोलिजन होने के बाद ये जो स्कैटरिंग एंगल आएगा θ1, अगर θ1 पता है तो ये इसका रिलेशन इससे क्या है, यानी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो एंगल है थीटा और जो लेफ्ट फ्रेम में θ1 है, इनके बीच में क्या एंगल होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है एक्चुअली। ठीक है, तो उसके लिए ये पहले डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम क्या है, ये लेफ्ट फ्रेम में डायग्राम है कि पहले ये आफ्टर कोलिजन है, कोलिजन से पहले का डायग्राम क्या था, हमने पहले देख रखा कि कोलिजन से पहले का डायग्राम ऐसे था, ये रेस्ट पे था, ये ऐसे मूव कर रहा था, तो कोलिजन के बाद ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, नाउ अगर तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा यहाँ पर, तो ये tan थीटा को तो क्या लिख सकता है, v1 sin θ1, ये वाला कंपोनेंट होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, v1 cos θ1। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। तो यू कैन राइट tan θ1 इक्वल टू v1 sin θ1 अपॉन v2 cos θ1। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो एक्स एक्सिस में है। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हियर इज़ अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये होगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लेंगे, अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो डिफरेंट होगी लेफ्ट फ्रेम से ओनली इन द एक्स डायरेक्शन, है ना। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू लैब माइनस वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू लैब, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है तो ये जो पूरा इक्वेशन में चेंज आएगा वो एक्स एक्सिस में ही आएगा। सपोज कर ले ये वेलोसिटी होती 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर ये ऐसी वेलोसिटी होती है लेफ्ट फ्रेम में और मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में ही है, तो ये हमेशा इसका कंपोनेंट क्या होगा, मान लीजिए जस्ट 10i कैप है, 10 किलोमीटर पर आवर या कुछ और यूनिट में है। तो सिंस इट इज़ ओनली इन एक्स डायरेक्शन इट हैज़ ओनली आई कंपोनेंट, सो इसका क्या मीनिंग है कि ये इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आई को आई से घटा सकते हैं, बट जे इज़ अनचेंज्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकल जो ये पार्टिकल 1 था, इसकी जो वेलोसिटी लेफ्ट फ्रेम में थी उसका जो वाई कंपोनेंट होगा वही वाई कंपोनेंट इसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होगी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है। तो मैं इस इक्वेशन से देख क्या बोल सकता हूँ, v1 sin θ1 जो कि वेलोसिटी है, जो कि वाई कंपोनेंट है वेलोसिटी का लेफ्ट फ्रेम में, दैट इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। बोल सकते हैं इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, v1c का वाई कंपोनेंट क्या होगा, v1c sin थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, है ना, tan थीटा को। तो tan θ1 नाउ बिकम्स v1c sin थीटा अपॉन v2 cos θ1। लेकिन हमारा गोल क्या है कि यहाँ पर θ1 चाहिए और यहाँ पर थीटा चाहिए। न्यूमरेटर में तो थीटा आ गया, अब हमें चाहिए डिनोमिनेटर में भी हमें थीटा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने वाई कंपोनेंट का देख लिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक्स कंपोनेंट में तो चेंज कर सकते हैं ना वेलोसिटी, और उसको हम यूज़ करेंगे। देख हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू लैब माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू लैब। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में है तो इसका हमेशा कंपोनेंट एक्स एक्सिस का ही रहेगा,
तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू लैब इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस VCL, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस ट्रांसपोज किया है। और ये क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ ये सॉरी ये 2 नहीं होगा यार, रियली सॉरी, दिस इज़ 1, ये पहले ही पार्टिकल जो tan θ1 था, tan θ1 पहले ही पार्टिकल का, ये V1 sin θ1 को ये है और ये V1 cos θ1 है, cos θ1 है। तो ये जो x कॉम्पोनेंट था लैब फ्रेम में, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ये इसका, ये तो पूरा वेक्टर है, वेक्टर का x कॉम्पोनेंट ले ले दोनों तरफ ऐसे। तो जो लैब फ्रेम में x कॉम्पोनेंट है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो x कॉम्पोनेंट है प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी है। तो यानी कि मैं जो ये V1 cos θ1 है, दिस इज x कॉम्पोनेंट ऑफ V1 इन लैब फ्रेम, और इसको लिखना है मेरे को सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एक्स कॉम्पोनेंट प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो क्या होगी, तो इसलिए V1 cos θ1 सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसकी जो वेलोसिटी है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, V1c cos θ, फाइन, ये होगा तेरा V1c cos θ प्लस सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी क्या है, VC। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट 4 × 3, तो क्या निकला, tan θ1 इक्वल टू V1c sin θ अपॉन V1c cos θ प्लस VC। और अगर V1c से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ जाएगा sin θ अपॉन cos θ प्लस VC। ठीक है, ये रिलेशन है। हालांकि ये रिलेशन अभी थीटा में आ गया है, लेकिन ये पूरा अभी कंप्लीट नहीं है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम VC की वैल्यू निकालेंगे। VC की वैल्यू किस में निकालेंगे हम, VC की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमें ऑलरेडी नोन टर्म्स हैं। हमें क्या नोन है, ऑलरेडी मास नोन है ना, तो मास के टर्म्स में इसको निकालेंगे हम। तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो है। हमने पहले सबसे पहले क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखा था, बहुत ऊपर ये देख, ये लिखा था। ठीक है, और हमें पता है कि u1 क्या है, u1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ u1c प्लस uc, मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो u1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, u1c प्लस uc ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, m1 टाइम्स u1c प्लस uc अपॉन m1 प्लस m2, ये VC आ गया। मतलब ये VC आ गई थी, इसको तो हमने V बोला है या U बोला, एक ही बात है। वो सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, एक बार फिक्स होगी, तो इसको VC ही बोल लेंगे हम, है ना। ऊपर क्या लिखा है हमने, VC लिखा है, UC लिखा है। ऊपर हमने मतलब कुछ इसको डिनोट ही नहीं किया, तो इसको यहाँ पे हम VC से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ओपन कर, m1 u1c अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 VC अपॉन m1 प्लस m2। VC वाले टर्म को एक साथ लिया तो 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये m1 u1c अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नाउ ये जो इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, ये
m1 कैंसिल, तो यानी कि m1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये m1 u1c अपॉन m1 प्लस m2 vc ये आया, तो vc इक्वल टू ये आ जाएगा तेरा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया m1 अपॉन m2 u1c। ठीक है, ये आया हमारा पहला, ये हम vc को लिख सकते हैं ऐसे। और ध्यान दे, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v1c भी लिख सकता हूँ। तो ऊपर का रिजल्ट याद करना। तो अब देख, ये जो फाइनल रिजल्ट आया था मेरा 5, इक्वेशन नंबर 5 में, ये 6 और ये 7, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 में, देन यहाँ पर एक मिस्टेक है ना, ये जो मैंने डिवाइड किया था, ये v1c से डिवाइड भी तो होगा यहाँ पर, जो v1c से डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये यहाँ पर v1c भी तो आएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 में, इक्वेशन नंबर 5 को नीचे ले आते हैं एक बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 को नीचे ले आते हैं, सिंस दिस, तो देख यहाँ से vc अपॉन u1c क्या आया, m1 अपॉन m2। अगर vc अपॉन u1c है मेरा m1 अपॉन m2, और चूँकि u1c और v1c सेम है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि vc अपॉन v1c भी m1 अपॉन m2 के बराबर होगा। इसको यहाँ पुट कर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस m1 अपॉन m2, ये है तेरा फाइनल रिजल्ट। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। और मुझे नहीं लगता है कि ये डेरिवेशन को तेरे को देगा एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत लेंदी है। और तू क्या कर सकता है पता है, इतना यूज़ करने के बाद ना, अगर तू यहाँ तक भी आ जाता है, यहाँ तक भी आया था, उसके बाद सीधे vc अपॉन v1c की वाले डाल देना, डिराइव मत करना, क्योंकि ये इतना लंबा जा रहा है। बट मुझे तो लगता नहीं को देगा जैसे तुम्हारे, क्योंकि वैसे भी ये लंबा जाएगा, तुम पूछेगा नहीं, बट कंक्लूजन्स पूछ सकता है। कंक्लूजन्स क्या है देगा, ए, इफ़, ये फॉर्मूला याद कर लेना, m1 इज़ ग्रेटर देन m2, इतना बड़ा है m1 की कि 1 से बड़ा है, मतलब इसका जो रेशियो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो डिनोमिनेटर है अब, मतलब m1 प्लस m2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और मुझे पता है कि कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज़ ऑलवेज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। और अगर कॉस थीटा में m1 प्लस m2 ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है। और इवन नॉट 1, हमेशा 1 से बड़ी होगी, 1 के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान ले m1 अपॉन m2 कितना है, मान ले तेरा 10 है, ठीक है। तो 10 में से अगर तू इसको बढ़ाएगा वो तो 1 से बड़ा ही रहेगा। या फिर मान ले 1 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट ये कि ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है ना, m1 प्लस m2 हमेशा कुछ एडिशन हो रहा है। तो ये इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसे लिख सकता है, 1 से बड़ा होगा नहीं, वो कन्फर्म नहीं, बट ये 0 नहीं होगा, एटलीस्ट इतना पता है, ठीक है, इतना पता है। तो अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा 1 इज़ नेवर इन्फाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये कुछ भी हो ऊपर इंटू इन्फाइनाइट 0 होगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो यानी कि थीटा 1 इज़ नेवर इक्वल टू 90 डिग्री। ये पहला कंक्लूजन निकला कि अगर मास बड़ा है, पहला वाला जो टकराने वाला है, यानी कि m1 क्या था हमारा, यहाँ पर मास हमने फिक्स किया था ना m2 को, डायग्राम मत भूलना ऊपर वाला, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो हमने क्या फिक्स किया था यहाँ पर, हमने m2 को यहाँ पर फिक्स किया था, और m1 ऐसे ही है ना,
राइट। और हम M1 ऐसे मूव करके आ रहे हैं। अगर M1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब M1/M2 का रेशियो 1 से बड़ा है, और बोल रहे कि अगर M1 M2 से बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है, बस बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है, तो ये होगा कि ये टकराने के बाद जो इनका जब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो ये जो एंगल होगा जो हमें डायग्राम में दिखा, ये वाला θ1 जो एंगल होगा, ये कभी भी इस एक्सिस से, ये एक्सिस ना ऐसे टकरा रहे थे, ये एक्स एक्सिस है, ये कभी भी 90 नहीं हो सकता। ये टकराने के बाद ऐसे जा सकता था, ऐसे जा सकता था, डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, ऐसे जा सकता था, ऐसे जा सकता था, लेकिन ये कभी भी 90 डिग्री नहीं जाएगा, कभी भी 90 डिग्री नहीं जाएगा। ठीक है, पहला सिचुएशन ये रहा। दूसरा सिचुएशन, इफ़ M1 = M2, तो अब देख क्या निकल के आता है, tan θ tan θ1 = sin θ अपॉन cos θ प्लस M1/M2। देखिए वैसे फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान है। tan θ क्या होता है, sin अपॉन cos होता है, बट यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ है, ध्यान देना। ये θ क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये है लेफ्ट फ्रेम। तो अगर ये M1 + M2 बराबर हो गया, तो sin θ अपॉन cos θ निकल के आ गया, यानी कि ये tan θ निकल के आ गया, यानी कि ये 1+ ऐसे निकल के आ गया, है ना। cos θ, तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। कैसे, अगर θ मान ले कितना हो गया, क्योंकि cos θ -1 हो सकता है ना, cos θ -1 हो सकता है। तो अगर cos θ -1 हो गया, तो ये tan θ1 क्या बन जाएगा, 1/0, यानी कि इन्फाइनाइट, यानी कि θ1 90 हो सकता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ये दोनों मास बराबर हो गए, ये एक्स एक्सिस थी, अगर ये दोनों मास बराबर हो गए और ये ऐसे इसको हिट करने वाला है, तो पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी पॉसिबल कि हिट करने के बाद ये जो M1 है ना, ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है M1, मतलब ये 90 डिग्री बन सकता है एंगल, देयर इज 90 डिग्री पॉसिबिलिटी है, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है 90 से ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है वैल्यू, इन्फाइनाइट हो सकती है ना। कोई tan θ1 है, मान ले मैंने tan θ1 की कुछ भी फॉर्मूला था यहाँ पर, sin θ अपॉन, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, इन्फाइनाइट। और tan θ जो है फंक्शन, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है। तो पहले केस में क्या था, लेस देन 90 कभी नहीं हो सकता। दूसरे केस में = 90, ये मैक्सिमम है, = 90, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू नहीं, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है सेकेंड केस में। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द थर्ड केस। तीसरा केस है, अगर M1 छोटा है M2 से, मतलब M1/M2 का रेशियो लेस देन 1 है, तो tan θ1 = जो है वो आपका sin θ अपॉन cos θ प्लस M1/M2 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो ये cos θ नेगेटिव हो सकता है। cos θ का जो फंक्शन होता है वो नेगेटिव तो होता ही है। यहाँ तक अगर कोई वैल्यू होगी यहाँ पर मान ले, तो π/2 से पाई के बीच में, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। और अगर ये इतना छोटा है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, और यानी कि ये पूरा का पूरा tan θ1 नेगेटिव आ जाए, तो tan θ1 कैन बी नेगेटिव। यहाँ पर tan θ1 कैन बी नेगेटिव, सो all value of
θ1 आर पॉसिबल। मतलब अगर एक छोटा सा पार्टिकल है और एक बहुत बड़े पार्टिकल से टकरा रहा है, देख ये केस बहुत इंट्यूटिव है। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं था कि दीवार की जैसा नहीं था। तो अगर ये इसको हिट करेगा एक्स एक्सिस से, तो ये देखिए ये ऐसे भी जा सकता था, ये वापस भी आ सकता है, और ये सीधे ऐसे भी जा सकता है। तो ये कितने सारे एंगल बन सकते हैं, देख ऐसे भी आ सकता है। तो एंगल हम यहाँ से नाप रहे हैं, तो ये 40, 45, 50, 100, 80, ये 90 बन गया मान ले। तो फिर 100, 120, 180 सारे एंगल बन सकते हैं। तो इसीलिए ऑल एंगल्स आर पॉसिबल इन दिस केस। और ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ था, अगर तुमने पढ़ा होगा 12th में, 11th में सॉरी। ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि बहुत छोटे बहुत कम पार्टिकल थे, लेकिन थे जो ऐसे टकरा के वापस आए थे, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल थे बहुत छोटे थे और न्यूक्लियस बहुत बड़ा था। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं तुम्हारे पर्टिकुलर सिलेबस में कि कब कब कितना कितना एंगल हो सकता है। और अगर कुछ है तो मैं देखता हूँ। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे तू सोच सकता है कि ये तो हमने बात की कि लेफ्ट फ्रेम में कि एंगल कितने हो सकते, क्या हो सकता है, लेकिन देखना यहाँ पर जो सेंटर मास फ्रेम में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। क्यों रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेंटर मास फ्रेम में? क्योंकि हमें क्या करना है सेंटर मास फ्रेम में? सेंटर मास फ्रेम में बस क्या चाहिए कि जो पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, दैट्स इट। अब ये ऑपोजिट किसी भी ढंग से हो सकता है ना। ऑपोजिट होने का कोई रेस्ट्रिक्शन तो होना है। हमने इसको एक्स एक्सिस मान रखा है, देख इसको हमने एक्स एक्सिस मान रखा है, फाइन। अब हमें चाहिए कि भाई इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, सॉरी पहले पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है दूसरे पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट चाहिए मुझे। तो ये अपोजिट ऐसे भी बन सकता है, ये अपोजिट ऐसे भी बन सकता है। ऑपोजिट बनाने की कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने भी सारे पॉसिबल ये ऐसे ही बन सकता है। देख ऑपोजिट करने की कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऑपोजिट तो कैसे बन सकता है, देख तेरी मर्जी, तू ऐसे बना। और तू मान ले ऐसे बना, ऐसे बना। तो ये एंगल यहाँ से नाप रहे हैं एक्स एक्सिस से, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए छोटा बड़ा एकदम 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भी फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम द स्कैटरिंग एंगल कैन हैव ऑल पॉसिबल वैल्यू। ध्यान देना इस बात को। ये क्या बताइए, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस 2 डायमेंशनल कोलिजन। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा डेरिवेशन को एक बार देख लेना। आई डोंट नो पूछे नहीं पूछे, बट मुझे बहुत कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का पूछ ले। बट हाँ, ये जो फॉर्मूले हैं ये tan थीटा वाला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। यू कैन चेक द न्यूमेरिकल इन द बुक ऑल्सो।